चलिए एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं हमारे सेशन को। और आज के सेशन में हम 15 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ और मॉक टेस्ट दोनों ही आपको मिल जाएंगे क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर, तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। तब तक आइए सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं हम। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में फिश प्रोडक्शन के मामले में कौन से स्थान पर है? तो एक रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की। इसमें बताया गया है कि फिश प्रोडक्शन के मामले में इंडिया वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है। आंसर हो जाएगा आंसर बी। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन किया जाता है चाइना के द्वारा। चाइना पूरे वर्ल्ड में फिश प्रोडक्शन में 30% का योगदान देता है। 30% जो योगदान है चाइना का है। सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन चाइना के द्वारा किया जाता है। इंडिया दूसरे स्थान पर आता है। पूरे वर्ल्ड के फिश प्रोडक्शन में इंडिया 8% योगदान देता है। और थर्ड पर आता है इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पर। आपको पता है 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो फिश प्रोडक्शन है वो 195 मिलियन टन रहा है। इंडिया में ये जो फिशरीज सेक्टर है ये 3 करोड़ से ज्यादा रोजगार देता है। तो अभी फिश प्रोडक्शन के मामले में इंडिया दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की। याद रखिएगा, वैसे फिशरीज सेक्टर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लगातार काफी काम किए गए हैं। आजादी के बाद से ही हमने फिशरीज प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम ब्लू रिवॉल्यूशन को हम शुरू कर चुके थे, जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से 1990 के बीच में। उस वक्त हमने ब्लू रिवॉल्यूशन को लॉन्च किया था भारत में। और ये नीली क्रांति की बात करें, कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान संपदा सह योजना भी एक आई थी, जिसमें भी फोकस मत्स्य पालन पर ही था। तो इस तरीके से काफी अलग अलग स्कीम्स को भी फिशरीज सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है। 2014-15 में हमारा जो फिशरीज सेक्टर है इसके लिए हमने 32,723 करोड़ रुपए अलॉट किए थे उस वक्त। 2024-25 के दौरान सी फूड एक्सपोर्ट में लगभग हमने एक्सपोर्ट जो किया है उससे 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इंडिया की आय हुई है। अगर हम कंपेयर करते हैं 10 सालों में, तो 2013-14 में हमारा जो फिश प्रोडक्शन था वो 95 मिलियन टन था ऑलमोस्ट, जो कि अब बढ़कर 195 मिलियन टन हो गया है। ये जो बढ़ोतरी है ना, 106% की बढ़ोतरी है पिछले 10 सालों में। तो इस तरीके से फिशरीज सेक्टर हमारा काफी बूस्ट हो रहा है। अगर हम ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें तो इसको तो आप याद रखिएगा 7th 5 ईयर प्लान में से शुरू किया गया था। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यह भी फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 2020 में लॉन्च की गई थी। भारत के पीएम के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। 5 सालों के लिए यह लागू की गई थी और इसके लिए बजट रखा गया था 20,050 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में भारत में लॉन्च की गई थी। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो यह मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है या मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। सेकेंड, भारत ने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 के लिए लोगो लॉन्च किया है। ब्रिक्स की स्थापना या इस संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए कि 2026 में ब्रिक्स की एनुअल समिट कहां आयोजित की जाएगी। तो यह इस बार इंडिया में आयोजित की जा रही है। इंडिया में ब्रिक्स की 18th एनुअल समिट का आयोजन किया जा रहा है 2026 में। रिसेंटली भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर ने, इन्होंने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 के लिए एक लोगो लॉन्च किया है। ब्रिक्स का लोटस का लोगो है ये, जो कि भारत का जो नेशनल, जो हमारा राष्ट्र पुष्प है, जो हमारा नेशनल फ्लावर है, उससे प्रेरित होकर यह लोगो रखा गया है। यहां पर ब्रिक्स की बात की जा रही है। तो ब्रिक्स की स्थापना ऑफिशियली 2009 में की गई थी। वैसे आपको पता है ब्रिक्स जो है ना वो 2006 में अनऑफिशियली अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन पहली उसकी एनुअल समिट क्योंकि 2009 में हुई थी रशिया में, तो यहीं से ऑफिशियली ब्रिक्स का गठन माना जाता है।
तो कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में क्या ऑप्शन आ रहा है उसके हिसाब से आंसर कीजिएगा। यहां पर हमारे पास 2009 है, तो ब्रिक्स की स्थापना है 2009 में। तो यहां पर आप ये ब्रिक्स का लोगो देख सकते हैं, ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 का लोगो है, जो कि इंडिया में आयोजित की जाएगी। ये नेशनल फ्लावर लोटस से प्रेरित होकर इसकी थीम को रखा गया है। एक्चुअल में ये जो लोटस है ना, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाता है। भारत में, वेदों में, और एक मतलब अगर हम रिलीजन फैक्टर से भी देखें तो हिंदू धर्म में काफी पवित्र फूल माना जाता है, और काफी वेदों में भी इनका लोटस का उल्लेख देखने को मिलता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दर्शाता है लोटस का ये जो लोगो है ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 के लिए। ब्रिक्स सदस्य देशों के जो फ्लैग है उनका भी कलर यहां पर इंक्लूड किया गया है लोगो में, और ये इक्वलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को दर्शाता है। तो नया लोगो लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया? हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, इनके द्वारा इस लोगो को लॉन्च किया गया। साथ ही साथ एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया है, ब्रिक्स इंडिया वेबसाइट। इंडिया में ब्रिक्स के जो भी आगे चलकर मीटिंग्स होगी, इनिशिएटिव होंगे इस साल, क्योंकि अध्यक्षता इंडिया के पास है, तो ब्रिक्स की जितनी भी मीटिंग होगी, जो भी इनिशिएटिव लिए जाएंगे, है ना, सारे अपडेट ब्रिक्स इंडिया वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कम्युनिकेशन सही बना रहे और पब्लिक अवेयरनेस को भी बढ़ाया जा सके। तो 2026 में ब्रिक्स की कौन सी समिट इंडिया में आयोजित की जा रही है? 18th एनुअल समिट। इसके पहले 2025 में 17th ब्रिक्स समिट का आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में। तो ब्राजील में 17th एडिशन हुआ था, अब 2026 में 18th एडिशन इंडिया में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडिया में किया जा रहा है, और ये जो एनुअल समिट होगी इसकी थीम रखी गई है बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये थीम रखी गई है इंडिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की। ओके, तो ब्रिक्स 11 देशों का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में मिलकर ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, ग्लोबल चेन को मजबूत करने के लिए और आपस में पीस स्थापित करने के लिए कभी यह संगठन बना था। 2009 में जब ऑफिशियली इसकी पहली बैठक हुई थी, तब केवल 4 मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर माने जाते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। आगे चलकर 2010 में साउथ अफ्रीका इससे जुड़ता है और 5 मेंबर होते हैं। वर्तमान में 11 मेंबर हैं ब्रिक्स में। ऑफिशियली स्थापना 2009 में ही मानी जाती है, जब पहला इसका सम्मेलन हुआ था। कहां हुआ था पहला सम्मेलन? पहली एनुअल समिट हुई थी 2009 में रशिया में, और इसके अलावा 17th समिट का आयोजन किया गया है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। हर साल ब्रिक्स की एनुअल समिट आयोजित की जाती है। 18th ब्रिक्स एनुअल समिट का आयोजन 2026 में इंडिया में किया जाएगा। डन। भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी को औपचारिक रूप से शुरू किया है। इसके डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, भारतीय ओलंपिक संघ है ना, ये एक संस्था है नेशनल लेवल की, भारतीय ओलंपिक संघ। ओलंपिक के लिए हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो एथलीट है, उनको तैयार करने का काम भारतीय ओलंपिक संघ का होता है, ठीक है ना। ये तैयार करता है, उनको रेगुलेट करता है, और फिर फाइनली उनको परमिट करता है कि वो ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारा काम कौन देखता है? भारतीय ओलंपिक संघ। अब इसके द्वारा जो राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी है, नेशनल ओलंपिक एकेडमी, आपको पता है ये नेशनल ओलंपिक एकेडमी 2018 में बनी थी। इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है कि ओलंपिक के लिए जो प्लेयर्स है ना, उनको तैयार करना। वैसे उसका काम भी वही था, लेकिन वो फाइनली चयन के लिए सबसे ज्यादा काम करती है। अब ये जो एकेडमी बनाई गई थी ना, इसका काम था कि भाई जो प्लेयर्स है ना, उनको सिखाना कि ओलंपिक में आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, किस तरीके से आप ओलंपिक में जा सकते हैं, या फिर वहां के जो भी क्राइटेरियाज है उनके बारे में नेशनल ओलंपिक एकेडमी सिखाएगा। तो यह संस्था 2018 में बनाई गई थी, लेकिन कोविड के कारण इसको बंद कर दिया गया था। अब फॉर्मली एक बार फिर से इसका फॉर्मेशन किया गया है नेशनल ओलंपिक एकेडमी का, और इसके डायरेक्टर बनाए गए हैं गगन नारंग, इंडियन शूटर है। अब यहां पर 2 पोस्ट है, आपको पता है, एक तो डायरेक्टर हो गए गगन नारंग, और इनके अलावा जो अध्यक्ष प्रेसिडेंट उसके पद पर है पीटी उषा। आपको पता है पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की भी अध्यक्ष है, यही लीड करेगी नेशनल ओलंपिक एकेडमी को, है ना। तो गुजरात में नेशनल ओलंपिक एकेडमी का हाल ही में गठन किया गया, फॉर्मली इसका गठन किया गया है अहमदाबाद, गुजरात में।
2018 में बन चुकी थी लेकिन कोविड में बंद हो गई थी, तो एक बार फिर से इसका गठन हुआ। गगन नारंग बन गए डायरेक्टर, जो डायरेक्टर या निदेशक बोलते हैं, या फिर अध्यक्ष की बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो ये हो जाएगी पीटी उषा। और पीटी उषा वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की भी अध्यक्ष के पद पर है, और गगन नारंग इसी संस्था के उपाध्यक्ष के पद पर, और अब डायरेक्टर बने हैं गगन नारंग राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी के। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। गगन नारंग को देख लें, ओलंपिक में भारत के लिए पदक लेकर आए हैं, शूटर है, इंडियन शूटर है ना। 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो काफी बार ये गोल्ड जीत चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी लंदन ओलंपिक, ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने शूटिंग में। भारत सरकार के द्वारा इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2010 में दिया जा चुका है, और फाइनली 2011 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गगन नारंग। नेशनल ओलंपिक एकेडमी, प्लेयर्स को ओलंपिक वैल्यूज सिखाना, है ना, ओलंपिक को जो भी क्राइटेरिया होता है वो सिखाना, एथलीट के वेलफेयर के लिए, उनके करियर को सपोर्ट देने के लिए, काम करने के लिए ये संस्था काम करती है। 2018 में स्थापना, लोकेशन गुजरात का अहमदाबाद। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका भी उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1927 में। अध्यक्ष या प्रेसिडेंट है पीटी उषा, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ओके, तो यहां पर क्लियर हो जाते, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। मकर संक्रांति के लिए आप सभी के लिए क्रेजी जिकेट्रिक एप्लीकेशन पर स्पेशल ऑफर शुरू हो गए हैं। वैसे मकर संक्रांति 14 तारीख को थी, कुछ क्षेत्रों में 15 तारीख को भी मनाई जा रही है, तो आप सभी के लिए मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी कोर्सेज पर आपको स्पेशल डिस्काउंट अभी मिल जाएगा। तो आप क्रेजी जिकेट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, सभी कोर्सेज जो आप यहां पर देख रहे हैं काफी अभी आपको अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन की, आप एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। काफी स्टूडेंट के पास एप्लीकेशन पहले से है, तो आप चेकआउट कीजिएगा एप्लीकेशन को, ऑफर का फायदा उठाइए। ओके, तो ज्वाइन कीजिएगा, काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे चलें। क्रॉनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? क्रॉनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने वाला है ओडिशा राज्य। ओडिशा इसे लॉन्च करेगा मार्च मंथ में। ओके, क्या है ये? क्रॉनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री, मतलब ऐसे जो भी पेशेंट हैं जो कि क्रॉनिक किडनी डिसीज के शिकार हैं, या इस समस्या से या इस बीमारी से सफर कर रहे हैं, उन सभी का नॉर्मली डेटाबेस तैयार किया जाएगा। और पहला अपने आप में ये ऐसा स्कीम है जो कि किसी राज्य में लॉन्च की गई है, किसी राज्य सरकार ने इस पर ध्यान दिया है, और यह है ओडिशा राज्य। तो सरकार की योजना है ओडिशा की कि 31 मार्च 2026 तक इसे राज्य में लॉन्च किया जाए। उद्देश्य है कि भाई जो क्रॉनिक किडनी डिसीज है उसकी सही जानकारी जुटाना, जो इनिशियल स्टेज है उसी स्टेज पर डिटेक्ट करना इस डिसीज को, ताकि इसके लिए टाइम पर किसी भी मरीज को, किसी भी पेशेंट को आराम से ट्रीटमेंट दिया जा सके। वैसे ये जो बीमारी है ना, ये कभी ठीक नहीं होती है, लेकिन इसकी रफ्तार को धीमा किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा, ठीक है, क्रॉनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री शुरू करने वाला ओडिशा पहला राज्य बनेगा, ये लॉन्च करने वाला है जिसमें डेटाबेस तैयार किया जाएगा। लेकिन ये डिसीज एक्चुअल में है क्या? तो एक लॉन्ग टर्म किडनी की बीमारी, मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट में अगर ये देखने को मिलती है तो धीरे धीरे पेशेंट की किडनी काम करना बंद कर देती है। और इसका सबसे मेन जो कारण होता है ना इस डिसीज का, क्रॉनिक किडनी डिसीज, ये डायबिटीज और हाइपरटेंशन होता है। 60% क्रॉनिक किडनी डिसीज के जो मामले हैं ना, वो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है उनमें देखने को मिले। अब शुरुआत में तो देखिए लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, शुरुआत में तो पता नहीं चलता है, तो इससे क्या होता है कि फिर पेशेंट काफी लेट हो जाता है और फिर उसको और कंट्रोल करने में दिक्कत आती है। वैसे भी ठीक नहीं होती है, लेकिन कंट्रोल करने में काफी दिक्कत आती है। अब ओडिशा में क्या है कि इस डिसीज के 10% जो पेशेंट है ना, केवल उनका ही डेटा है ओडिशा के पास, बाकी मरीजों का 90% का डेटा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्लियर स्टेज में ट्रैक नहीं कर पाते, और ट्रैक नहीं कर पाते तो उनका डेटाबेस भी नहीं है, क्योंकि वो कभी हॉस्पिटल नहीं आए। तो इनके लिए एक रजिस्ट्री, मतलब पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसे कहा गया है क्रॉनिक किडनी डिसीज रजिस्ट्री। शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन रहा है? तो ये बन रहा है हमारा
ओडिशा। ओडिशा में 15 साल से अधिक उम्र की जो आबादी है ना, 14% लोगों में इस बीमारी के लक्षण है, इसलिए ओडिशा इस पर तेजी से काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय राजनयिक को नियुक्त किया गया है? संस्था क्या है? यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्मेंट मैटर। ये जो संस्था है ना, एडवाइजरी बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन को डिसआर्मेंट पर, है ना, हथियारों को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, हथियारों को कैसे कम किया जा सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स को कम करने के लिए क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं वर्ल्ड में, इन सभी मुद्दों पर एडवाइस देने का काम करती है यूनाइटेड नेशन को ये जो बॉडी है। निरस्त्रीकरण मामलों पर एक सलाहकारी बोर्ड है। इसके हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं डीबी वेंकटेश वर्मा, इंडियन डिप्लोमेट है डीबी वेंकटेश वर्मा, तो ये संस्था के अध्यक्ष बने। अब ये जो संस्था है ना, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 1978 में बन गई थी। सलाहकारी जो बोर्ड हम पढ़ रहे हैं, एडवाइजरी बोर्ड, ये 1978 में बन गया था, लेकिन बनने के बाद से आज तक कोई इंडियन अध्यक्ष नहीं मिला इसको। तो पहली बार डीबी वेंकटेश वर्मा इस संस्था के अध्यक्ष बनने वाले पहले व्यक्ति। कार्यकाल इनका 2026 और 2027 के लिए रहने वाला है। ये 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं वर्मा जी। 2021 में रिटायर हो चुके हैं। भारत के बहुत ही फेमस डिप्लोमेट है। रशिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं। यहां तक कि यूएसए के साथ जो हमारी सिविल न्यूक्लियर डील थी, उसमें बातचीत में भी इनका अहम रोल था। मतलब डिसआर्ममेंट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसआर्ममेंट मैटर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया, यूनाइटेड नेशन की एडवाइजरी बॉडी है। आर्म्स कंट्रोल, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के लिए यह संस्था एडवाइस देती है यूनाइटेड नेशन को। 1978 में इसका गठन हुआ था संस्थान का। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष बने हैं इंडिया के डीबी वेंकटेश वर्मा। हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? रातापानी टाइगर रिजर्व यह देखने को मिलता है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में से एक है रातापानी टाइगर रिजर्व, तो याद रखिएगा कहां पर है ये? मध्य प्रदेश राज्य में। अब एमपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इसका नाम बदलकर रखा जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व। आपको पता है जिनके नाम पे इस टाइगर रिजर्व का नाम एमपी गवर्नमेंट बदलने वाली है, ये बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट थे, है ना, बहुत ही फेमस पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर वाकड़कर। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1957 में भीमबेटका केव्स, भीमबेटका की गुफाओं का नाम सुना होगा आपने, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं देखने को मिलती है। उसे खोजने का श्रेय दिया जाता है वीएस वाकड़कर को। 1957 में इन्होंने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी, इसीलिए रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम इनके नाम पर रखा जा रहा है। भीमबेटका केव्स की अगर हम बात करते हैं ना, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है भीमबेटका। 700 से ज्यादा गुफाएं यहां पर देखने को मिलती है, 700 प्लस, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल की जा चुकी है 2003 में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुफा समूह, है ना। प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफाएं यहां पर देखने को मिलती है। मानव का सबसे पुराना साक्ष्य हमें यहां पर देखने को मिल जाता है। उस वक्त जब मानव केव्स में रहते थे, तो उस वक्त के साक्ष्य इनकी दीवारों पर देखने को मिल जाते। बहुत सारी लिपि तो ऐसी है भीमबेटका में जो कि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है। तो इसीलिए भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो भी रातापानी टाइगर रिजर्व की टेरिटरी में ही आती, इसीलिए वीएस वाकड़कर के नाम पर रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर किया जाएगा। एमपी गवर्नमेंट के द्वारा यह घोषणा की गई। 1271 स्क्वायर किलोमीटर में रातापानी टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। एमपी में विंध्याचल रेंज में यह देखने को मिल जाता है। एमपी के रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, स्पेशली सबसे ज्यादा एरिया इसका रायसेन में। 25वां ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चर मीट 2025-26 कहां आयोजित किया गया है? ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चर मीट 2025-26
25वां एडिशन है, इसका आयोजन किया गया है पारादीप पोर्ट पर। अब बात आती है पारादीप पोर्ट का है, तो यह हमको देखने को मिलता है भारत के ओडिशा राज्य में पारादीप पोर्ट, है ना। तो यहां पर ये एक सम्मेलन जैसा है, मीट है ये वैसे एक्चुअल में, सम्मेलन की तरह इसका आयोजन किया जाता है। तो 25th ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट 2025-26 ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर आयोजित की गई। आयोजन करवाने वाली संस्था है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, जो पोर्ट है वो, और मेजर पोर्ट स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, है ना, ये एक संस्था है। पहले इसकी बात कर लेते। देखो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी के बारे में तो आपको पता चल गया, क्योंकि पोर्ट पे हुआ है तो ये वो अथॉरिटी। और मेजर पोर्ट स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये जो संस्था है ना, भारत में सभी पोर्ट के जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉइज है, उनके बीच में तालमेल बिठाने के लिए स्पोर्ट्स का आयोजन करवाती है। तो यहां पर जो एक्चुअल में मीट हुई है ना, यहां पर भी स्पोर्ट्स का ही आयोजन किया गया है, सभी जो पोर्ट है उनके कर्मचारियों के मध्य में। तो यहां पर अच्छा, अब कर्मचारियों के बीच में स्पोर्ट्स का आयोजन क्यों करवाया जाता है? ताकि देश के जितने भी पोर्ट के कर्मचारी है उनके बीच में हार्मनी को बढ़ावा दिया जा सके, है ना। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस की तरह या एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की तरह, चैंपियनशिप की तरह इसका आयोजन किया जाता है इस मीट का। 9 मेजर पोर्ट से, भारत के 9 बड़े पोर्ट से 200 से ज्यादा प्रतिभागी यहां पर आए थे, एम्प्लॉइज जो थे वो आए थे, और नाटक, म्यूजिक, डांस, ऐसे अलग अलग जो कल्चरल इवेंट थे इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। यहां पर विनर भी बनाया गया है। विनर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी बनी है, मतलब इसके एम्प्लॉय जीते, ये कोलकाता में। और रनर अप रहा मुंबई पोर्ट अथॉरिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मीट याद रखिएगा, ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट 2025-26 का आयोजन कहां किया गया? ओडिशा के पारादीप पोर्ट पर। संस्था के बारे में पता चल गया। आयोजन करवाने वाली इस संस्था की स्थापना 1976 में हुई थी। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के अंतर्गत मेजर पोर्ट्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड काम करता है। पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किस कंपनी ने की है? पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म, इसे लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है रिलायंस जियो ने। रिलायंस इंडस्ट्री के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये मेड इन इंडिया भारत के पहले पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे। अच्छा, है क्या पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म? क्या है? एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो कि आम नागरिकों के लिए बनाया जाएगा। आम नागरिक इजीली अपने मोबाइल से, लैपटॉप से इसे एक्सेस कर पाएंगे। हर रीजनल लैंग्वेज में यह देखने को मिल जाएगा, ताकि किसी भी लैंग्वेज के जो लोग हैं वो इजीली इसे एक्सेस कर पाएं और सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन यहां पर उनके लिए उपलब्ध हो पाए। तो एआई सर्विसेज उपलब्ध करवाना देश के आम नागरिक को मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से, मेड इन इंडिया, यह उद्देश्य है रिलायंस इंडस्ट्री का। तो मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया है कि जियो पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो उद्देश्य भी यहां पर क्लियर हो गया। गुजरात के जामनगर में ही भारत का सबसे बड़ा एआई रेडी डेटा सेंटर भी बनाया जा रहा है। यह भी जियो के द्वारा ही बनाया जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा काम चल रहा है। उद्देश्य हर भारतीय को सस्ता एआई सर्विसेज उपलब्ध हो सके, इसलिए इंडिया का सबसे बड़ा ये एआई रेडी डेटा सेंटर है, गुजरात के जामनगर में बनाया जाएगा। भारतीय सेना दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे। यह डे हर साल मनाया जाता है 15 जनवरी को। कल हमने एक व्यक्ति के बारे में पढ़ा था, केएम करियप्पा, नाम सुना होगा ना। तो केएम करियप्पा के ही सम्मान में इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को, क्योंकि भारतीय सेना के पहले अध्यक्ष बने थे, इंडियन आर्मी की कमान संभाली थी पहले इंडियन, मतलब आजादी के बाद इंडियन आर्मी की कमान संभालने वाले पहले इंडियन थे केएम करियप्पा। 15 जनवरी 1949 में इन्होंने इंडियन आर्मी की कमान संभाली थी। उसके पहले हमारे इंडियन आर्मी के जो चीफ होते थे वो एक अंग्रेज होते थे। अंग्रेजों के शासनकाल में तो अंग्रेज ही चले, लेकिन आजादी के बाद 1947 के बाद भी 1949 तक ब्रिटिश अधिकारी ही हमारी इंडियन आर्मी के चीफ थे। आगे चलकर 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश अधिकारी को हटाकर पहले इंडियन चीफ बनाए गए थे इंडियन आर्मी के एम करियप्पा। ये जो घटना है वो 15 जनवरी 1949 की है।
तो इसलिए 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। भारतीय सेना की कमान एक भारतीय अधिकारी ने संभाली थी इस दिन, और यह है के.एम. करियप्पा। ठीक है, इसके अलावा इनका जो रिटायरमेंट डे है उस दिन 14 जनवरी को इंडिया में क्या मनाया जाता है, आर्म्ड फोर्स वेटरन डे। ये मैंने आपको कल बताया था, है ना। तीनों सेनाओं के बलिदान को याद करना, इनके शौर्य के सम्मान के लिए आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे 14 जनवरी 2017 को पहली बार शुरू किया गया था, और 14 जनवरी को मनाया जाता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। ये के.एम. करियप्पा के रिटायरमेंट का दिन है, 14 जनवरी 1953 को, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी कुछ सेशंस पहले हमने एक और चीज पढ़ी थी इंडियन आर्मी के बारे में। भारत में 1 लाख प्लस ड्रोन ऑपरेटरों की एक यूनिट बनाई है इंडियन आर्मी ने, मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स, जिसका नाम है भैरव। तो इसको भी याद रखिएगा, ये हमने कुछ सेशंस पहले पढ़ी थी। लास्ट क्वेश्चन, अपार आईडी क्रिएशन के मामले में बड़े राज्यों में किस राज्य का परफॉर्मेंस बेस्ट रहा है? मतलब सबसे ज्यादा अपार आईडी क्रिएशन किस राज्य में देखने को मिला है जब से अपार आईडी लॉन्च हुआ है? तो अपार आईडी क्रिएशन के मामले में बड़े राज्यों में, मतलब नॉर्थ ईस्ट के छोटे राज्य, गोवा जैसे राज्य छोड़ दें, तो बड़े राज्यों में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है छत्तीसगढ़ राज्य का। अब आप बोलोगे सर अपार आईडी क्या है, पहले तो ये समझाओ। तो पहले समझो अपार आईडी को, 1 स्टूडेंट 1 आईडी, सीधा सा इसका मतलब है 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी। हर स्टूडेंट की एक आईडी होगी देश में, एक देश और एक स्टूडेंट आईडी। इस तरीके से पूरे देश में स्टूडेंट की आईडीज क्रिएट की जाएगी। पूरे भारत में वो आईडी हर जगह वैलिड होगी। होगा क्या उसमें, एक परमानेंट डिजिटल आईडी होगी हर स्टूडेंट की, जब से वो नर्सरी से पढ़ रहा है और चाहे वो पीएचडी करे, पूरे जीवन में जो भी पढ़ाई करे, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सबका, चाहे पीएचडी के सर्टिफिकेट हो, अदर सर्टिफिकेट हो, जो क्रेडिट्स हो, जो अचीवमेंट हो, है ना, 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, और जो भी उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो सभी इस आईडी पर इंस्टॉल किए जाएंगे। हर स्टूडेंट की देश में एक आईडी होगी। इससे होगा क्या, अच्छा इससे होगा क्या, अपार आईडी, इसको 2023 में शुरू किया गया था, ये चीज ध्यान रखना, 2023 में शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अब इससे होगा क्या, अगर कोई भी स्टूडेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो जाता है, फैमिली का हो जाता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनका हो जाता है, किसी जॉब में, तो अगर वो ट्रांसफर करते हैं, किसी और स्कूल में एडमिशन लेते हैं, किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं कहीं और जाकर, तो उनको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईडी का एक उनका नंबर होगा, इस आईडी को पर्टिकुलर इसमें डाला जाएगा अपार आईडी के तौर पर, और एक उनके डायरेक्ट आईडी को एक्सेस करने से उनके जितने भी सर्टिफिकेट है, जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी उनके पास डिग्रीज है, वो सारी की सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो फिजिकल कॉपी लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अपार आईडी में सबको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, देश के जितने भी स्टूडेंट है ना, सबको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों की कैटेगरी में अपार आईडी बनाने में इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है छत्तीसगढ़ राज्य का। सबसे ज्यादा अपार आईडी छात्रों की छत्तीसगढ़ राज्य ने बनाई है। छत्तीसगढ़ में जितने भी स्टूडेंट है ना, 88.63% स्टूडेंट की आईडी बना चुका है छत्तीसगढ़ राज्य। तो लगभग देखिए कितने कवर हो गए, अब केवल 11-11.5% ही स्टूडेंट बच्चे जिनके आईडी क्रिएट करना है, बाकी सबकी क्रिएट हो चुकी है ना। राज्य का बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट है, बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट, इसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। 96% से ज्यादा स्टूडेंट जो इस डिस्ट्रिक्ट में उनकी आईडी बन चुकी है अपार आईडी में। ओके, तो 57 लाख छात्रों में से 50 लाख से ज्यादा छात्रों की अपार आईडी छत्तीसगढ़ राज्य क्रिएट कर चुका है अभी तक। तो बेस्ट परफॉर्मेंस किसका रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य का। अपार आईडी कब शुरू किया गया था, 2023 में। 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी उसमें अनाउंस किया गया था अपार आईडी को, और अब 2023 से इसको शुरू किया गया था। डन हो जाता है तो 15 जनवरी के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम लास्ट डे की करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 किस भारतीय सेना अधिकारी को दिया गया है, मेजर स्वाति शांता कुमार को। तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है, तो यह है पोंगल। अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगी केरला में। आगे आ जाइए। एक्सरसाइज साझा शक्ति का आयोजन किस आर्म्ड फोर्स के द्वारा किया गया? तो यह इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया। हाल ही में किस देश ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को कैवेलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। यूनाइटेड नेशन की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 2026 में कितना रहने का अनुमान है? तो यह 6.6% रहने का अनुमान है। आगे चलिए। दविंदर सिंह गर्चा का हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है किससे? यह है हॉकी से संबंधित। किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो यह है ऑस्ट्रेलियन फीमेल क्रिकेटर। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर द्वारा भारत को पैक्स सिलिका में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। पैक्स सिलिका का उद्देश्य क्या है? सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाना। 28 कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली। तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, रिवाइज हो गए हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। मराठा और अंग्रेजों के बीच में मंदसौर की संधि हुई थी 1818 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और वर्तमान में भारत में 5 अर्थक्वेक जोन देखने को मिलते हैं। ये काफी स्टूडेंट ने 4 आंसर किया है, तो मैंने आपको एक करंट अफेयर के सेशन में पढ़ाया था। अब इंडिया में कितने अर्थक्वेक जोन हो गए? तो ये हो गए हैं 5। अर्थक्वेक जोन फर्स्ट इंडिया में नहीं है, ऐसा जोन जो कि पूरी तरीके से सेफ है, तो इंडिया में ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है। इसके बाद अर्थक्वेक जोन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये पहले से थे, एक नया बना है 6, तो उसको मिलाकर 5 अर्थक्वेक जोन है इंडिया में। ठीक है, याद रखिएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। चलिए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ आबादी, टाइगर पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? दूसरा पूछा है, ध्यान रखना है ना। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है? तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एप्लीकेशन को चेकआउट करो। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सभी पर आपके लिए बहुत शानदार ऑफर चल रहे हैं सभी कोर्सेज पर, तो आप ज्वाइन कीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।